का अपने YouTube चैनल माउंट गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में जो है पर्वत पठार महासागर आदि के विषय में विस्तृत चर्चा किया था। तो आज हम जो है सीटेट एसएसटी की क्लास की आगे श्रृंखला तो आज हम सीटेट एसएसटी की क्लास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम देखते हैं कि सभी भारत के जितने भी जो है वनस्पतियाँ हैं और सभी जो है जंगल हैं, सबके विषय में जान लेते हैं। चलिए, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए हम इसको बड़े डिटेल से करेंगे, इसमें एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए हम देखते हैं भारत के विषय में। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। ठीक है, उत्तर में यह हिमालय से ऊंचे शिखरों से घिरा है। उत्तर में ये कहाँ किससे घिरा है? हिमालय से। और पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर इसके फैला है। तो इसको अभी हम चित्र में भी दिखाएंगे आपको, तो अभी हम वैसे दिखा देते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल यहाँ पे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और अगर बात करते हैं कि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है? 3200 है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है? 3200 किलोमीटर। और अगर वहीं पे बात करें कि पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, यानी गुजरात के कच्छ तक इसका विस्तार कितना है? 2900 किलोमीटर है। तो अब हम जान गए कि भारत का जो है उत्तर से दक्षिण कितना है? 3200 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम कितना है? 2900 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भारत का जो विस्तार है उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है अधिक है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। ये भारत अपना जो देश है ये 7 देशों से घिरा है। कौन कौन से देश हैं इसमें? आपका अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। स्थलीय सीमाएं भारत की सीमाओं से जुड़ी हैं, जबकि श्रीलंका व मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। तो हमारे जो है 7 देश हैं जो कि स्थलीय सीमा बनाते हैं। बाकी इसमें जो जलीय सीमा बनाते हैं वो भी दिया है, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है, चलिए हम आपको मैप में दिखा देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें या कौन से देश कहाँ पे पड़ता है, तो इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसमें समझेंगे हम कि प्रायद्वीप क्या है और पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कौन से स्थलीय देश हैं और कौन से जलीय देश हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत के उत्तरी तरफ ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, ये नेपाल है और चीन है, और ये नेपाल है, भूटान है, यहाँ पे म्यांमार है, और ये बीच में यहाँ पे बांग्लादेश है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम काउंट करें तो कितना हो गया? 1 2 3 4 और 5, ये हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, तो म्यांमार को लेकर कुल मिलाकर कितने देश हो गए हमारे पड़ोसी? 7 देश हो गए। अब बात आती है जलीय। तो जलीय देश कौन कौन से हैं? तो जलीय की बात करें तो पहला श्रीलंका है, यहाँ पे है श्रीलंका, और यहाँ पे श्रीलंका के नीचे जो है एक मालदीव है, वो यहाँ पे चित्र में नहीं है। ठीक है, तो 2 जलीय देश हैं और यहाँ पे 7 जो हैं स्थलीय। स्थलीय मतलब ये ज़मीन से जो है जुड़े हैं, जल से नहीं जुड़े हैं। तो इस तरीके से ये आपके पड़ोसी देश हो गए। और अब बात करते हैं प्रायद्वीप की। तो अगर हम प्रायद्वीप की बात करें तो प्रायद्वीप का मतलब होता है जो स्थल भाग, जो भाग 3 तरफ जल से घिरा हो। तब ये भारत का मैप आपको दिखाई दे रहा है। इस भारत के मैप में यहाँ से शुरू होता है गुजरात से, और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये भाग जो है तीनों तरफ क्या है? जल से घिरा है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये जितने भारत में आएंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जितने भी स्टेट होंगे सब किसके अंतर्गत आएंगे? प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रायद्वीप क्या है। ठीक है, और कौन से पड़ोसी देश हैं, कितने पड़ोसी देश हैं, कौन से जलीय सीमा लगता है, किससे स्थलीय सीमा लगता है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सी रेखा है जो भारत के मध्य भाग से गुजरती है, तो कर्क रेखा। ठीक है, और अगर देखें तो पाक जलसंधि एक है। ये पाक जलसंधि क्या है? ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये पाक जलसंधि भारत को श्रीलंका से
अलग करती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है पाक जल संधि। पाक जल संधि क्या है देख लेते हैं इसको हम। ये पाक जल संधि है, ये भारत को श्रीलंका से क्या करती है, अलग करती है। भारत को श्रीलंका से अलग करती है कौन कौन सी संधि, पाक जल संधि। ठीक है, उसके बाद है जलोढ़ निक्षेप। अब जलोढ़ निक्षेप क्या है, जो नदियों के द्वारा मिट्टी कण ये सब ला करके जो है इकट्ठा एक जगह छोड़ दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, जलोढ़ निक्षेप। ठीक है, जैसे नदी बह रही है तो वो जहाँ पे अपने अपने साथ मिट्टी को ले जाकर छोड़ेगी तो उसको क्या बोला जाएगा, जलोढ़ निक्षेप। ठीक है, आगे एक पॉइंट है सहायक नदी किसे कहते हैं। सहायक नदी के विषय में अगर हम जानना चाहें तो जैसे एक नदी जो कि मुख्य नदी से नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है, अपने जल को मुख्य नदी में डाल देती है, तो उसे क्या बोलते हैं, सहायक नदी। जैसे एक में गंगा नदी हो गई, गंगा नदी में जो भी छोटी छोटी नदियाँ आकर मिल जाती हैं तो वो जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो क्या हैं, सहायक नदी बोली जाएंगी, किसकी, गंगा नदी की। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलिए बात करते हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब जान लीजिए कि वर्ल्ड लेवल पर अगर बात करें कि विश्व में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं कौन सी नदियाँ, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की नदियाँ। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठा होगा कि डेल्टा क्या है। तो देखिए अभी हम आपको डेल्टा के विषय में बता रहे हैं, थोड़ा पहले इसको समझ लेते हैं। जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है, तो इस डेल्टा की आकृति कैसा है, त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है, देखिए इसमें लिखा है डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। दो बातें निकल कर आई, एक डेल्टा और एक नदी का मुहाना। देखिए जैसे नदियाँ बह रही हैं तो जहाँ पर जो है नदियों के द्वारा मिट्टी को इकट्ठा किया जाता है तो वो मिट्टी एक त्रिभुज का आकार ले लेती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, और नदी का मुहाना आपको पहले ही बता दिया कि जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं अपना बड़ी नदियों में तो वहीं क्या होता है, वहीं पॉइंट नदी का मुहाना कहा जाता है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं कि महानदी और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। मतलब कौन कौन सी नदियाँ किस में गिरती हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ठीक है, ये नदियां कहाँ में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी किधर पड़ेगा, आपका पूरब की तरफ। ठीक है, ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। तो ये नदियाँ जो आकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं तो उसके साथ ही मिट्टी भी लाती हैं। वो मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है, और उस मिट्टी में जो है काफ़ी जो है पैदावार होती है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। भारत में दो द्वीपीय समूह हैं, एक लक्षद्वीप है और एक अरब सागर में। ये लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। भारत के राज्य एवं राजधानी की बात करें तो ये तो आप जानते हो कि भारत के कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और उनकी राजधानी आप लोग याद कर लीजिए। तो चलिए हम जलवायु पर बात कर लेते हैं। जलवायु क्या है, तो अगर हम बात करें जलवायु किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। ठीक है, और भारत की जलवायु मोटे तौर पर कौन सी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। मानसून शब्द किस भाषा से है, तो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। अगर आपसे कहा जाए कि मानसून की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो अरबी भाषा से। अरबी भाषा के किस शब्द से, तो मौसम शब्द से। ठीक है, और भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। तो भारत में अधिकतर वर्षा किससे होती है, मानसूनी पवन से होती है। ठीक है, भारत में जो कृषि है किस पर निर्भर है, मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। ये भी आपका जो है वाक्य बनता है, प्रश्न बनता है। ठीक है, आगे बात करें किसी स्थान की जलवायु। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावाच पर निर्भर करती है। तो किसी स्थान की जो जलवायु है किस पर डिपेंड करती है,
ऊंचाई पर, समुद्र से दूरी पर, उच्चावाच पर। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। इतना आप जानते होंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर एक शब्द आया है उच्चावाच। अगर इसका मतलब अगर आप समझें तो उच्चावाच का मतलब जो भारत का जो भूभाग है वो कहीं ऊंचा है तो कहीं ढलान है, तो इसी को हम समझते हैं उच्चावाच वर्ड से, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है प्राकृतिक वनस्पति है। प्राकृतिक वनस्पति के विषय में हम जानेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि वन्य प्राणी, वाइल्ड लाइफ। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वन मतलब जंगल, जंगल में बहुत प्रकार के जो होते हैं वन्य जीव, जंगली जीव पाए जाते हैं। उसी में क्या है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। ये देखिए, ये जितने पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, इसको ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। तो गुजरात में जो है गिर वन है, वहाँ पे कौन से शेर पाए जाते हैं? एशियाई शेर, ठीक है। हाथी तथा एक सींग वाला गैंडा जो है असम के जंगलों में पाया जाता है, और ये भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊँट भारत में के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं, और जंगली बकरी हिम, तेंदुआ, भालू आदि हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ पे स्थिति बता रहा है कि कौन से जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में पक्षियों की भी ऐसे ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख हैं। कुछ पक्षी पीटेल, बतख, कर्ल्यू, फ्लेमिंगो, ओस्प्रे, लिटिल स्टिंग प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। अब यहाँ पे आप जान लीजिए कि हमारे देश में कौन कौन से पक्षी आते हैं, अभी हमने बताया, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, ये सभी हमारे जो है देश में आते हैं। कब? सर्दी के समय, यानी ठंडी में। सबसे छोटी जो है लिटिल स्टिंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है। सबसे छोटी चिड़िया क्या है? लिटिल स्टिंग है, जिसका वजन 15 ग्राम होता है। आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत में आती है, जान लीजिए। ये 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे भारत देश में आती है, और होती कितना है? 15 ग्राम की, ठीक है। और आती कब है? ये जो है शीत ऋतु में, ठीक है। आगे देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का पहला सप्ताह वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अक्टूबर का पहला सप्ताह यानी 1 से 7 तारीख तक जो है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का पहला सप्ताह वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। आगे बात करें प्रवासी पक्षी, तो प्रवासी पक्षी क्या है? जैसे पेलिकन हो गया, साइबेरियन सारस हो गया, स्टोर्क हो गया, फ्लेमिंगो हो गया, पिंटेल हो गया, बतख इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। और साइबेरियन सारस, ये साइबेरियन सारस साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक रहते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए कि साइबेरियन सारस कब आते हैं? ये दिसंबर के महीने में आते हैं और मार्च के आरंभ तक रहते हैं, ठीक है। उसके बाद चले जाते हैं। साइबेरियन जो है रूस का जो भाग है वहाँ से आते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इकोसिस्टम, पारितंत्र की। पारितंत्र क्या है? अब इसके विषय में हम समझते हैं कि वह तंत्र होता है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वह निवास करते हैं। सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित हैं, वही क्या है? पारितंत्र है। तो अब बात करते हैं आगे हम इन्वायरमेंट पे। पर्यावरण क्या है? ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो भी हमारे चारों तरफ है वो क्या है? पर्यावरण। हमारे चारों तरफ जो भी है वो सब पर्यावरण है। यहाँ तक हम भी
किसी के चारों तरफ हैं तो हम भी पर्यावरण का भाग हैं। आइए डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं कि जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले स्थल वस्तुएं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित जैसे स्थल होते हैं। ठीक है, तो अब पर्यावरण आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या बोला जाता है? भूमंडल कहते हैं। और गैस की परतें पृथ्वी के चारों ओर घेरे रहती हैं उसे क्या बोलते हैं? हम वायुमंडल कहते हैं। और जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। और पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे क्या बोला जाता है? जलमंडल। इतना आप पहले ही से जानते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित होती हैं। तो हम अब एक एक पर विस्तृत जानते हैं कि जीवमंडल क्या है, जलमंडल क्या है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जीवमंडल। उसके बाद पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला, बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों में के नाम से जाना जाता है, बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड हैं, जुड़े हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह क्या होता है? समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। देखिए, आप हर प्रत्येक जगह लिखे होंगे समुद्र तल से ऊंचाई पर इतना इसकी दूरी है, हर जगह लिखा होगा समुद्र तल से। क्यों? क्योंकि जो है पृथ्वी का हमारा जो है कहीं ऊंचा पृथ्वी है, कहीं ढलान है, तो इसलिए जो हमारी ऊंचाई नापी जाती है वो समुद्र तल से, क्योंकि समुद्र तल जो है एक समान है, वहाँ से सभी दूरियाँ ली जाती हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। ये पिछली क्लास में हमने आपको बता दिया था पहले, जिसकी गहराई कितना है? 11,022 मीटर है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पृथ्वी का आंतरिक भाग समझेंगे अगले वीडियो में। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।